हाउ आर यू। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया था। अब हम देखेंगे द न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। हम पहले न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, पहले हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। हम शुरू से पढ़ते आए हैं और इस चीज़ से फैमिलियर भी हैं कि जो न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है वो एक प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वो क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बनाता है। द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉप का मतलब होता है जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। अब हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे सिंथेसाइज फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो इनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसके थ्रू वो फूड फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड अप करना। तो जो लाइट इनको मिलती है, यहाँ पे लाइट से मतलब है सोलर एनर्जी, जो कि इनको कहाँ से मिल रही है, सन से। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ के ऊपर। तो जो लाइट यहाँ पर बात की जाती है फोटोन की या फिर फोटो की, पैकेट्स ऑफ लाइट्स की या लाइट्स की, तो वो क्या होता है आपके सोलर एनर्जी। बेसिकली जो ओवरऑल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो क्या होती है आपकी 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे फॉर्म C6H12O6 + 6H2O + 6O2, जो कि हवा में या एयर में आ जाती है। किस लिए, क्योंकि वो ये इनका बाय प्रोडक्ट है। हमारा बाय प्रोडक्ट CO2 है जो इनके लिए यूज होता है, और इनका बाय प्रोडक्ट क्या है, O2, जो हम यूज करते हैं। बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल। अगर आपने प्लांट सेल का स्टडी किया होगा, प्लांट सेल बनाया होगा 9th क्लास में, तो उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है उसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर मैं मेजर थिंग्स की बात करूं कि जो मेजर थिंग्स है क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस की, जो मेजर रिएक्शंस है, मेजर स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके फोटोसिंथेसिस के। major steps of photosynthesis। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्लांट होता है वो क्या ऑब्जर्व करता है, एनर्जी यूज करता है। वो कौन सी, सोलर एनर्जी। इसमें जो सबसे पहला आएगा आपका वो आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो आपका क्लोरोफिल है, मैंने आपको बताया ये मेजर पिगमेंट है। अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा। यहाँ पर किन दो चीज़ों की प्रेजेंस चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। जो मेजर रॉ मटेरियल है वो हमारा CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेजर स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा है conversion of solar energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen।
अब यहाँ पे आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले क्या हुआ, इन्होंने सोलर एनर्जी को लिया। अब सोलर एनर्जी को ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनको वाटर का ब्रेक डाउन करना है। अब इन्होंने वाटर का ब्रेक डाउन कर दिया, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में। थर्ड जो इनका मेजर स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ CO2 गैस टू ग्लूकोज टू अदर ऑर्गेनिक फूड। Reduction of CO2 to glucose and other organic food। बेसिकली ये 3 मेजर स्टेप्स हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद स्प्लिट करेगा सोलर एनर्जी को, कन्वर्ट करेगा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और फिर विद जो वाटर मॉलिक्यूल उसने एब्जॉर्ब किया है उसको स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, जो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली जो हमारे प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। क्या है, एक सिंपल शुगर, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, आपका स्टार्च बनाते हैं। अगर ये बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाए, मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या बनाते हैं, आपके स्टार्च बनाते हैं। अभी अगर जो ग्लूकोज फ्रक्टोज, जो कि वो भी एक सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो भी अगर जो आपका ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या बनाएगा, सुक्रोज। क्या बनाएगा, सुक्रोज। जो प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है, स्टोर की मैं बात कर रही हूँ, जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर प्लांट को उस स्टोर फूड का यूज करना है या उसे कहीं ट्रांसफर करना है कि कहीं और जाए, मतलब यूज के लिए, तो वो यूज होता है किस फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। मतलब वो स्टोर रहेगा स्टार्च की फॉर्म में जब तक वो यूज में नहीं है, बट अगर उसे कहीं और जगह ट्रांसफर करना है उस स्टोर फूड को, इट मीन्स वो यूज में आने वाला है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसफर होगा। हम बात करें बेसिकली कि फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें हम लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर own food from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। इसकी अगर रिएक्शन की बात करें तो वो आपकी है 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, 6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड यूजिंग सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सनलाइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्लोरोफिल। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है उसके बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर हो रही है वो फूड प्रोड्यूस कर रही है, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। वो प्लांट जो सबसे पहले फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे फूड चेन का सबसे मेजर पार्ट है, क्योंकि ये
फूड प्रोड्यूस करते हैं जिनके ऊपर हर्बीवोरस डिपेंड करते हैं और हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस डिपेंड करते हैं। तो ये सबसे बेसिक चेन है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट मीन्स प्रोड्यूसर है फूड चेन की। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहले दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग organisms. They are primary producer. दूसरा, ये हमें O2 प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक बेसिक नीड है। बेसिक क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। They provide oxygen to all living organisms. थर्ड, ये यहाँ पे CO2 का यूज कर रहे हैं और हमें O2 प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ये इन्वायरमेंट में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। दे मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन CO2 and O2. एंड थर्ड, दे प्रोवाइड फूड टू द प्लांट्स। अब ये फूड भी बना रहे हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, उनके डिफरेंट पार्ट में हो रही है। कई बार क्या होता है कि पेड़ पे से जितने भी ट्री होते हैं उनके कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ पत्ते न्यू आते हैं। अब जो न्यू आ रहे हैं वो इतने छोटे हैं कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, तो जो पुराने पत्ते हैं वो जो उनके पास खाना स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ट्रांसफर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को भी और अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। करेंगे हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, कि जिनके बिना अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो उसमें सबसे पहले आपका लाइट, दूसरा है आपका क्लोरोफिल, थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है आपका वाटर। अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो हमें सबसे पहले रिएक्टेंट चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है या बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे अगर पूछा जाए तो वो आपकी ये चार हैं। फर्स्ट इज योर लाइट, सोलर एनर्जी, सेकंड इज योर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज वाटर। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट की, इट मीन्स हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फोटोसिंथेसिस का वो सोलर एनर्जी है। उसके अलावा कहीं से भी कोई एनर्जी या लाइट एनर्जी नहीं है प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जो सोलर एनर्जी है वो क्या है आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं लाइट की तो लाइट क्या है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का भी, जो कि आपका 390 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो जो आपकी लाइट होती है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है, वो क्या है आपका विबग्योर। यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है किस लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब ऐसी कौन सी लाइट इंटेंसिटी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइट से। तो अगर 390 नैनोमीटर से कम लाइट मिलेगी, अगर वो एक साथ नहीं मिल रही, थोड़ी थोड़ी देर में मिल रही है, इट मीन्स पहले थोड़ी सी मिल गई, फिर थोड़ी सी मिल गई, फिर थोड़ी सी मिल गई, तब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम।
अगर 390 नैनोमीटर के से 700 नैनोमीटर के बीच में लाइट इंटेंसिटी है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगा, बट डिपेंड करता है कौन सी लाइट मिल रही है। जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है रेड लाइट में। फोटोसिंथेसिस हाई होता है, इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा। जो ब्लू और वॉयलेट लाइट होती है इसके अंदर और रेड लाइट के अंदर, वी, बी और आर, ये जो लाइट है ये लाइट्स ही जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी इन लाइट्स के अंदर ही एब्जॉर्ब होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वॉयलेट, ब्लू और रेड में यूज़ करते हैं। ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइट की, इनके अंदर जो इंटेंसिटी और लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और रेड लाइट जो होती है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी ग्रीन लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ग्रीन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अगर। इनसे मिलने के बाद जो विब्ग्योर होता है, ये चीज़ें, ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या, जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो हमें ग्रीन देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी रेड लाइट होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, वो होता है आपका रेड लाइट में। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और जो प्लांट होता है वो कौन से लाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर लाइट एनर्जी की बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी किसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो वो है आपका वॉयलेट एंड ब्लू लाइट। रिक्वायरमेंट है आपकी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल भी क्या है, हमारा एक मेजर पिगमेंट है जिसके प्रेजेंस में जो प्रेजेंट होता है तभी फोटोसिंथेसिस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। द प्रिंसिपल पिगमेंट इज कॉल्ड योर क्लोरोफिल। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। तो मेजर क्लोरोफिल है वो आपका क्लोरोफिल ए और बी है, और जो क्लोरोफिल ए है वो प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड योर प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मोस्ट इवन जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और बी मेजर ऑफ द प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेजर पिगमेंट है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशलाइज्ड सेल्स विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो लीव्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पर उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल प्लांट की, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट एयर से फुलफिल करते हैं, और जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर जो CO2 डिजॉल्व होती है उससे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो उनको करनी है, तो रॉ मटेरियल भी उनको चाहिए। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट हेल्प कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, और जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर से लेते हैं। अब जो CO2 है, अब वो प्लांट्स के अंदर जाती कैसे है। जो प्लांट सरफेस होते हैं, लीफ सरफेस होते हैं, उनके ऊपर स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दीज आर स्टोमेटा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको स्टोमेटा बोला जाता है। These are small chloroplasts are present ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स। This is called your stomatal pore and
क्लोरोप्लास्ट। तो जो ये स्टोमेटा होता है जिसके अंदर CO2 और O2, CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर आती है। तो जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स विच इज योर कॉल्ड गार्ड सेल्स। 2 किडनी शेप सेल्स जो क्या कहलाते हैं आपके, गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ये जो आपका पूरा स्टोमेटा है, ये आपका बीच वाला क्या है, आपका स्टोमेटल पोर। ये जो पूरा स्टोमेटा है ये 2 गार्ड सेल्स के साथ कवर होता है जो कि किडनी शेप के होते हैं या बीन शेप के होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट है, आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर CO2 और O2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर मैं बात करूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका कहाँ पर होता है, स्टोमेटा के अंदर। जो स्टोमेटा होता है इसके जो मेजर ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डे टाइम पे स्टोमेटा जो पोर होते हैं वो ओपन होते हैं और नाइट के टाइम पे जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं आपके डेजर्ट प्लांट्स की, उनके अंदर रात के टाइम पे जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और दिन के टाइम पे क्लोज रहते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर स्टोमेटल पोर वहाँ पर दिन के टाइम में ओपन होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे रात को स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन रेट कम होगा और वाटर लॉस कम होगा। तो जो स्टोमेटा की ओपन होने की कंडीशन और क्लोज होने की कंडीशन डिपेंड करती है उसके टर्जिडिटी पे, स्टोमेटल पोर। टर्जिडिटी का मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा खिंचा हुआ है। अगर स्टोमेटा के अंदर वाटर मूव कर रहा है, मूव इनसाइड, तो जो स्टोमेटा के पोर होते हैं वो ओपन हो जाएंगे। इट मीन्स कुछ ऐसे समझो कि मान लो कि ये स्टोमेटा है, ये अभी क्लोज है, बट इसके अंदर क्या वाटर के जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, जो सेल है वो फूलने शुरू हो गए। इट मीन्स जो वाटर है अंदर मूव करेगा, जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। तो वो जब स्वेल अप हो जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। तो स्टोमेटल पोर्स क्या हो गए, ओपन हो गए। अब जैसे ही वाटर लॉस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, दोबारा से क्लोज हो जाएंगे। तो जो आपके स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर पे। इट मीन्स कितनी ज़्यादा टर्जिडिटी है। जैसे ही वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, जो स्टोमेटा पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज, वाटर मूव आउटसाइड। अगर वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया तो क्या होगा, जो आपका स्टोमेटा पोर है वो क्लोज हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होगी वो बाहर की तरफ मूव करेगी और जो O2 होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारा, CO2 है, और जो इसका एंड प्रोडक्ट है, जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो है इसका O2। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, जो कि सराउंडेड होते हैं 2 किडनी शेप्ड सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की। वाटर बेसिकली प्लांट्स को मिलता है किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट या द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। प्लांट के अंदर वाटर इतना ज़्यादा नहीं प्रेजेंट जितना बाहर इन्वायरमेंट में या फिर सॉइल में प्रेजेंट है।
तो वहाँ से जो वाटर होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वाटर के साथ बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर मूव करने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे नॉन असेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जो अंदर मूव नहीं करने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है आपका, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर होता है वो सॉइल के अंदर जो प्लांट यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो वाटर होता है उसका क्या हो जाता है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ लाइट है वो कौन सा है आपका, सोलर एनर्जी। तो जो वाटर होगा वो आपका ब्रेकडाउन हो जाता है इस फॉर्म में H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, जो कि हेल्प करता है यहाँ पर जो वाटर है वो भी हेल्प करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रिलीज होने में। सिर्फ जो प्लांट होता है वो 1% वाटर ही यूज़ कर पाता है अपने एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन रेट इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो बाहर ट्रांसपायर हो जाता है, इवेपोरेट होके उड़ जाता है। क्योंकि दिन के टाइम पे जो अभी मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वो इस तरीके से शो किए जाते हैं, और अगर स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वो ऐसे शो किए जाते हैं। यहाँ पर स्टोमेटल पोर क्या है, ओपन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्जिडिटी है, यहाँ पर जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गए, पिचक गए, बिल्कुल स्वेलअप। यहाँ पर ये स्वेलअप हो गए थे और यहाँ पर ये क्या हो गए, श्रिंक हो गए। यहाँ पर ये श्रिंक हो गए। ये क्या है आपके ओपन स्टोमेटा, और ये क्या है आपके क्लोज्ड स्टोमेटा। ये क्या है आपका स्टोमेटल पोर। ये दो आपके 2 सब्साइडरी सेल्स जो कि आपके गार्ड सेल्स होते हैं। जो स्टोमेटा जो पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का वो गार्ड सेल्स विद स्टोमेटल पोर्स एंड क्लोरोप्लास्ट से मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं उनको हम टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टोमेटा को, टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्जिडिटी इन्वॉल्व है। टर्जिडिटी मतलब एक खिंचाव। जब प्लांट के अंदर या स्टोमेटा के अंदर वाटर इनसाइड मूव करेगा तो वो स्वेल अप हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, टर्जिडिटी हाई हो जाएगी, टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व होगा वहाँ पर, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो वाटर मूव आउटसाइड कर जाएगा विद ड्यू टू ट्रांसपिरेशन या एवेपोरेशन हो जाएगा उस वाटर का, तो जो स्टोमेटा हो जाएंगे वो क्लोज। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। मैंने आपको बताया था 390 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में लाइट होनी चाहिए। इससे कम होगी तो भी अफेक्ट होगा, इससे ज़्यादा होगी तो क्लोरोफिल को ब्लीच कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती और रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 नहीं मिलेगी तो जो उसका रॉ मटेरियल है वही नहीं मिल रहा तो फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। हाई अमाउंट ऑफ CO2 के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती और लो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर भी CO2 जो आपका फोटोसिंथेसिस है, लो अमाउंट ऑफ CO2 के अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होती। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ योर वाटर। प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए सो दैट कि फोटोलिसिस हो सके, वाटर के ब्रेकडाउन हो सके और ऑक्सीजन रिलीज हो सके। क्योंकि यहाँ पर भी जो वाटर है वो रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर भी अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगी।
नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करूं तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है, इससे कम पर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है और इसके हाई होने पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर 40 डिग्री पे पहुंच जाता है तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पर नहीं होती, ट्रांसपिरेशन रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन, लाइक योर जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो एसिड रेन्स होते हैं, जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सल्फर पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में उड़ते रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो कि प्लांट के ऊपर मैंने आपको बताया कि स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वहाँ पर क्या होता है आपका, वो ब्लॉकेज हो जाती है और फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। वन थिंग मोर, मैंने आपको बताया अवेलेबिलिटी ऑफ CO2। कई बार हम सुनते हैं रात को कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि रात के टाइम पे CO2 यूटिलाइज नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइट होती है मेजर ऑफ द प्लांट्स के अंदर। मैं डेजर्ट प्लांट्स की बात नहीं कर रही, मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, जो CO2 होता है वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता और अनयूटिलाइज फॉर्म में वो बाहर हो जाता है। अगर हम वहाँ वो CO2 प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता और हम उसे इनहेल करते रहते हैं। So this is all about today's lecture. Thank you so much.